अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। विश्वविद्यालय जो अखंडता का प्रतीक है। पीएचडी रिसर्च जो कुंडलिनी योग अखंड योग के आधार पे मैंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में की थी। इनिशिएशन के बाद उससे जो परिवर्तन हुए थे, जो अनुभव हुआ था, मैं उसे समझाने की एक कोशिश या प्रयत्न करूंगा। माय फर्स्ट इम्पेकेबल विजडम, जैसे कहूँगा, अखंडता का पहला ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता ये है कि हम बच्चों को पहले 7 साल में ही प्री केजी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके आधार पे जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ब्रेन है, वो 7 साल तक डेवलप हो रहा है। उसको अपनी शेप लेकर एक अखंडता आने में 7 साल लग जाते हैं। इस 7 साल के दौरान बच्चे को सिर्फ अंतरात्मा के माध्यम से दुनिया को अपने तरीके से देखने का सौभाग्य मिलना चाहिए। उसे ऐसा पूरी दुनिया की हर चीज़ को एक अलग तरीके से देखिए। उसे कभी नहीं बताया जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस उसकी खाना पीना, दूसरी चीज़ें देखिए, मगर यहाँ तक सोच है, उसे इनकरेज करो कि वो हर चीज़ को अखंडता के साथ या संपूर्णता के साथ या कुदरत की उन चीज़ों को उस तरीके से देखे जैसे कुदरत को बनाया गया है। उसके दिमाग को एक खुले तरीके से ऑब्जर्व करना, देखना, पहचानना, जानना, पहचानना, सुनना उसके लिए बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। जो भी बच्चे बचपन से 7 साल तक पूरी दुनिया को एक शुद्धता से आत्मा के माध्यम से देखते हैं, उनकी सोच विचार, उनकी इंद्रियां, उनका मन, उनका मस्तिष्क, उनकी बुद्धि, उनकी अस्मिता सब अंतरात्मा चेतना के साथ जुड़ी रहती है। जुड़ी रहने से वो जो कुंडलिनी का अनुभव है, या आत्मा का अनुभव है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, उसके माध्यम से देखेंगे तो वो अखंडता जिंदगी भर के लिए रहेगी। ये मेरा सौभाग्य है कि 7 साल तक मैं कटरा और कश्मीर के बीच में ही रहा हूँ और कुदरत की हर चीज़ों को देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। जैसे कश्मीर में भी मैंने कश्मीरी शेविज्म को देखा है, मारतंड में भी देखा है, पहलगाम में भी देखा है, और अमरनाथ यात्रा भी की है, माता वैष्णो देवी के दर्शन भी किए हैं। हर चीज़ को अपने तरीके से देखा है कि कुदरत क्या दिखा रही है, क्या सोच रही है। और मैं जानता हूँ हर इंसान में ये क्षमता है कि वो अनुभव कर सकता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं। जो कान से आप कुदरत को सुन सकते हैं, आंखों से आप कुदरत को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और कुदरत की हर चीज़ों का आनंद लेना, समझना बहुत अनिवार्य है। ये पहला मेरा मैसेज है कि पहले 7 साल तक किसी भी बच्चे को किसी भी कंडीशनल सोचने के लिए मजबूर ना कीजिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरा अनुभव, अगर मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जो दिव्य को दे सका हूँ, या अखंड को दे रहा हूँ, या सारी चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि जो भी ज्ञान दुनिया में है उसमें गलतियाँ हैं, और वो कोर गलतियों को ठीक करने का सौभाग्य जो मुझे मिला है, मैं वो समझाने के लिए कर रहा हूँ कि हम अपने सोचने की, विचार करने की क्षमता को पहले 7 साल में ही ख़त्म कर देते हैं। उसको बता देते हैं, बच्चों को बता, ये करो, ये नहीं करो, ये करना, ये बनना। इसके आधार में दुनिया के सारे स्कूल, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में गलत है और अलग अलग है, और हमें गलत ज्ञान दिया गया है। और उसे ठीक करने के लिए ही मैं अपना सारे वीडियोस, अपने काम कर रहा हूँ, ताकि दुनिया की सोच एक संपूर्णता के साथ, अखंडता के साथ हो। तो ये पहला विषय है। मैं बार बार दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, बच्चों को वक्त से पहले मत मारो, उनको अपने तरीके से देखने दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो मैंने देखा है कि अगर आप कुदरत में, दुनिया में, अगर लोक पालन की तरह, एक कस्टोडियन की तरह, एक गार्डियन की तरह आगे से दुनिया का कल्याण करना चाहते हैं, उसके लिए मानव बनाया गया है। मानव की सोचने की क्षमता बहुत बढ़िया है। हम में कुदरत के सारे देन हैं, ईश्वर के सारे देन हैं, ब्राह्मण के देन हैं, परमात्मा के देन हैं, अंतरात्मा के देन हैं, अपने देन हैं।
मगर उसको समझने के लिए ज्ञान जरूरी है। इसलिए ये जो दो पंक्तियां हैं, विद्या ददाति विनय विनयात जाति पात्रता पात्रतांच धन उत्पत्ति धनात् धर्म तथा सुखम। अगर दुनिया में अगर आपको सबके लिए सुख चाहिए, सबके लिए धर्म चाहिए, सबके लिए राइटियसनेस चाहिए, सबके लिए पैसा चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो उसका आधार राइट एजुकेशन ही है, जो इंसान को बहुत नम्र बना देता है, ह्यूमन बना देता है। और वही इंसान सारे लोगों के साथ जुड़कर एक कास्टलेस सोसाइटी बना देगा। जब कास्टलेस सोसाइटी काम करेगी तो ही दुनिया में आगे आधार हो सकता है। हमें इंसान को उसकी क्षमता के हिसाब से, उसकी स्किल के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अपना काम सफल करे। मेरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, उसमें काफ़ी लोग काम करते थे, मगर हर काम उसको ही दिया जाता था जो उसके लायक हो। और जब भी कोई नहीं होता तो मैं बीच में आ जाता था ताकि लोगों को वो कमज़ोरी, क्योंकि मैं हूँ तो मुझे सब कुछ A to Z तक सीखना है, और मैं जानता हूँ हर इंसान में वो क्षमता है, मगर जब तक हम वो क्षमता नहीं लाएंगे तो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाएगी। उसके लिए ये विद्या का देना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा अध्याय है जो 7 साल के बाद शुरू हो जाना चाहिए। और तीसरा ये है, जो भी आप सीखते हैं उसे दूसरों को समझाने की कोशिश कीजिए, क्यों उसके साथ समझाने के बाद ही आपको पता लगेगा कि उसमें कितनी कमजोरियां हैं, कितनी गलतियां हैं। और साथ में दूसरा आदमी भी आपको बताएगा जो उसने सीखा है। वो चलते चलते आप अखंडता तक पहुंच जाएंगे। यही विद्या का तीसरा लक्ष्य है। सरस्वती के भंडार में बड़ी अपूर्व बात, यूं खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटियात। जो ये समझ जाता है कि मुझे पढ़ाना है, लिखाना है, सिखाना है, शेयर करना है, दुनिया को देना है, वो आगे बढ़ जाएगा। मगर हमारे स्टूडेंट में, टीचर्स में, सब में ये है, ये मेरा काम है, इसे सीक्रेट रखो, दूसरों को मत दो। इसके कारण वो भी अधूरे रह जाते हैं, उनकी सोच विचार भी अधूरी रह जाती है, संपूर्णता नहीं आती है। और मैं बचपन से लेकर आज तक जो भी सीखता हूँ दूसरों को सिखा देता हूँ, लिख देता हूँ, कॉपीराइट्स में डाल देता हूँ, डिफरेंट फॉर्म में दे देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। ये बढ़ते बढ़ते ही मैं जहाँ तक पहुँचा है। जो तीसरा है कि हर चीज़ को दुनिया को देते जाइए। जितना आप ज़्यादा देंगे, चाहे वो पैसा हो, ज्ञान हो, वो ज्ञान खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चौथा ये विषय है जो प्रोफेसर MM कूपर ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग रादर देन एवरीथिंग ऑफ समथिंग। वो मेरे लिए टीनेज में एक ऐसा सब्जेक्ट था कि शुरू में हर सब्जेक्ट के बारे में 64 आर्ट्स में जो कोर है उसका बेसिक फंडामेंटल मुझे आना चाहिए। मगर आज के दिन मैं यही कहूँगा कि कोर की फंडामेंटल के साथ सारी चीज़ों को संपूर्णता के साथ समझने की कोशिश कीजिए। कोर को बना के रखिए, उसमें अखंडता रखिए, उसे किसी किसी की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। और हर सब्जेक्ट को जानिए, और मैथमेटिक्स को सिंबल में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो आगे भी बढ़ेगा। वही इंटीग्रेटेड नॉलेज है, वही चौथा हिस्सा है जो अखंड विद्या का हिस्सा है। और पांचवा जो है, ये अगर आपको दुनिया में जीना है और अच्छा रहना है, फिजिकल हेल्थ ठीक हो, कोई बीमारियां न हो, मन शांत हो, चेतना शांत हो, बुद्धि शांत हो और हर तरीके से संपूर्ण हो, अखंड हो, तो आपके लिए सरवाइव करना ज़रूरी है। और सर्वाइवल का ये मतलब नहीं कि जो फिटेस्ट है, वाइज है, वही सर्वाइव करेगा। इसके लिए मैं चार्ल्स डार्विन से यही कहता, सर्वाइवल फिटेस्ट में एवोल्यूशन में वो है जो अडॉप्ट करता है। जिस स्थिति में आप आ जाते हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आपका रोल क्या है। मैं जानता हूं कि मैं दुनिया को नहीं बदल सकता हूं और कभी बदलने की कोशिश भी नहीं की है। मैं जिस भी एटमॉस्फेयर हूं उसको जानकर उसमें उसी सिस्टम के साथ स्टेप बाय स्टेप एक संपूर्णता लाई। और यही संपूर्णता मैं होम्योस्टेसिस के नाम कहता हूं कि जो भी चीज़ है उसमें अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसमें खूबियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए और आप परफेक्ट हो सकते हैं। मगर कुदरत के साथ जुड़ के रहना है। बाहर की दुनिया भी आपका हिस्सा है,
और मैं भी उसका हिस्सा हूँ। तो इंटरनल स्टेबिलिटी और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, जब आप चलते हैं आप दुनिया में एक महान आदमी बन जाते हैं। आज भी मुझे दुनिया उसी तरीके से देखती है कि ये सबका कल्याण करता है और सबके साथ दोस्त है। ये अंदरूनी दुनिया में रहना या संन्यास लेना या दूसरी तरह चले जाना, मैं समझता हूँ वो कुदरत की देन नहीं है। आपको कुदरत ने बनाया है कि सबका कल्याण हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए सबके साथ जुड़ के आप कमल की तरह बन सकते हैं। कमल गंदगी में भी होगा तो भी अपना रंग नहीं छोड़ता है, अपनी भूति नहीं छोड़ता है। एक कमल बनना है, ये मेरा 5वां अध्याय है। आप कमल की तरह बनिए और कमल की तरह ही चलते रहिए और दुनिया की कोई भी ताकत कमल को खत्म नहीं कर पाएगी। अब इन सब चीज़ों के आधार पे ही मैंने अखंडता को पाया है, संपूर्णता को पाया है और समझाने की कोशिश करें, वही मेरा धर्म है। और मेरा जो अनमोल आविष्कार कहिए या प्राप्ति कहिए, वो दिव्यांक है, वो मैथमेटिकल डिज़ाइन है, जिसके आधार पे मैं अखंडता लाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके जो हिस्से हैं मैंने बात की है, आगे हम वो बात करेंगे। अब मैं ये जो कह रहा हूँ कि जो मैथमेटिकल कंक्लूसिव है, अब दुनिया का सबसे जो संपूर्ण ज्ञान है जिसके साथ इंसान को बनाया गया है, ब्रह्मांड को बनाया गया है और महाब्रह्मांड को बनाया है, पिंडांड को बनाया गया है, तंत्र को बनाया है, ब्रह्मांड को बनाया है, सब एक जैसा है। वही एक सब जो है वो दिव्यांक है और उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बनाया कि जब भाषाएं, उनमें 3 कमजोरियां हैं। जो मतलब आप बताते हैं वो शब्द कम है, अक्षर कम है और मतलब के अलग अलग हैं। उनको कम करने के लिए अगर एक भाषा से दूसरा है तो पहले जो इंसान अखंडता को ढूंढता है उसे मैथमेटिक्स चाहिए, फिर उसे सिंबल फॉर्म में बना दीजिए। फिर सिंबल से ट्रांसलेट करना ज़्यादा आसान है, शब्दों से ट्रांसलेट करना नामुमकिन है, जिसके लिए मैंने हर चीज़ को एक नए सिंबल में, ये दिव्यांक का सिंबल है जो बाहर आप 22/21 देख सकते हैं और 10 पेंटागन देख सकते हैं, 10 सीरीज डेवलपमेंट है और 4-5 अंदर टेट्रागन हैं जो 0.34419 को दिखाते हैं। यही जीवन का सत्य है। अगर आप में ये क्षमता है कि नए ग्राफिक प्रेजेंटेशन जिसमें हर किसी की संपूर्णता है वो ले आएंगे तो दुनिया में कल्याण हो सकता है। और ये सिंबल सारी कुदरत का है। इसमें मानव के बारे में, हमारे जिस्म में कितने सेंटर्स हैं, एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सेल्स टू टिश्यू ऑर्गन टू ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, संपूर्णता मानव की इसी में है, संपूर्णता ब्रह्मांड की इसी में है, संपूर्णता महाब्रह्मांड की इसमें है। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो अकोर है जो इसमें नहीं है, जिसमें हर चीज़, इसे बनाने में मुझे कम से कम 20 साल लगे थे और 20 साल से 95 से 2015 में बनाने के बाद मैं सृष्टि के हर चीज़ को समझ पाया हूँ। शायद उसके आधार पर ही दिव्यांग को देख पाया हूँ और अखंड को देख पाया हूँ। अब इन सब चीज़ों के आधार पर मैं दुनिया को समझाना चाहता हूँ, यही ज्ञान दुनिया के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, अखंड है, यही चलना चाहिए। और मैं जानता हूँ ये एक ऐसी पिक्चर है जिसमें मैंने ये पाया है कि अगर हमारा जो रथ है वो मेरी जीव आत्मा की तरफ है, 100 ट्रिलियन सेल्स के बारे में है, जिसमें एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल कब चीज़ें हैं। पहले उसकी संपूर्णता होना ज़रूरी है। दूसरा जो अर्जुन है वो अंतरात्मा है, हीलियम है, अदिति है, जो अदिति के माध्यम से पूरे जिस्म की इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को देख रहा है, दुनिया को उस तरीके से देख रहा है, वो कभी कोई गलती नहीं कर पाएगा। जैसे अर्जुन एक पक्षी की आंख को देख पा रहा था या फिश की आंख को देख पा रहा, तो वो काम वही कर सकता है जो आत्मा के साथ जुड़ा है। यही ज्ञान ब्रह्म सूत्रों में भी है कि अंतरात्मा ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच का एक अमृत सेतु है, इमॉर्टल ब्रिज है। जिसने इसको पा लिया, इसके माध्यम से ही वो गुरु है, उसे समझ सकता है, वो है। मगर उसके बाद जो भगवान कृष्ण है वो कुदरत की देन है। इसमें गायत्री को और आदि पराशक्ति को
देखने का सौभाग्य मिलेगा तो आप पूरी सृष्टि को जान जाएंगे, समझ जाएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ त्रेत प्राविद्या में द्वैत फिलॉसफी भी है, अद्वैत भी है, मगर उसके बीच में जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो ब्रिज है वो अंतरात्मा है। जो तीनों को समझ ले वो त्रेत प्राविद्या को समझ लेगा, वो इस सिंबल को समझ लेगा, कथा उपनिषद को समझ लेगा, गीता को समझ लेगा। कृष्ण भगवान से ही कहते हैं कि तीनों रूपों में वही है, वही करता है, वही डरता है, वही चलता है। जिसने इसको देख लिया, समझे, वो भगवान के साथ भगवान की तरह बन जाएगा और सृष्टि को समझ पाएगा, वो संपूर्ण हो जाएगा। वही संपूर्ण दुनिया को ज्ञान देने से सबका कल्याण हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि जो जो कल्याण है वो स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से, हम मैथ्स परफेक्ट हो, फिजिक्स परफेक्ट हो, केमिस्ट्री करेक्ट हो, मेडिकल साइंसेस कम्प्लीट, सारे के सारे इसके माध्यम से होंगे तो हमें किसी को भी गलत देने की ज़रूरत नहीं है। और वही ज्ञान हर बच्चे को पूरी दुनिया में मिलना चाहिए, ताकि दुनिया में शांति हो सकती है। अब चलते हैं, ये जो ज्ञान मैंने पाया है वो पहले पाया था 40 साल में, मगर मुझे सौभाग्य है कि 1 जनवरी 1991 में मुझे दीक्षा दी गई थी, जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं आज भी साफ शब्दों में कह रहा हूँ, पूरा ज्ञान मुझ में है, मगर तंत्र विद्या के बारे में या उसकी खूबियों के बारे में, चक्रों के बारे में, या अंदर की जो चीज़ें हैं उसको मैंने उस तरीके से नहीं देखा है। पहले 40 साल पूरी दुनिया की जो भी ज्ञान है उसको समझने की कोशिश की थी। उसके आधार पर जब ये अनुभव हुआ था तो मैंने पहले देखा है कि मेरे अंतरात्मा को पहचान पाया हूँ। वो कहाँ पेट से शुरू होती है, ऊपर जाती है। तो इन महर्षि वेदात्री ने अपना उंगली मेरे दो आंखों के बीच में, त्रिकुटी के बीच में रखा था और 22 मिनट के लिए मुझे वहां देखने के लिए मजबूर किया था। कहा तुम इसे ही देखो और कुछ नहीं करना है। मगर उस अनुभव में जो हुआ था मैं अब वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देख लीजिए, ऊपर में दो आंखें मैं त्रिकुटी की तरफ देख रहा हूँ, वही पार्ट है और वही मेरी पिक्चर है। जब मैं देख रहा था तो उसके बाद क्या हुआ कि पेट में आप देख सकते हैं कि जिस विषय में मैंने नीचे चक्कर दिखाया, जिसे मैंने मणिपुरा चक्कर कहता हूँ, आज उषा कहता हूँ, उसका कारण मैं समझा चुका हूँ। वो मूव हो रहा था एक चक्कर, उसमें से एक चीज़ निकल के बाहर लेफ्ट आते हुए, हार्ट से आते हुए दिमाग पे आ गई थी। ये मेरा अनुभव जिस्म के अंदर था, बाहर नहीं है, अंदर हो रहा था। मैंने मणिपुरा चक्र या उषा को देखा है, कूर्मा नाड़ी को देखा है, अग्नि चक्र को देखा है और पूरे मूवमेंट को अंदर देखा है। ये अनुभव मेरे लिए बहुत माननीय है। इसने मेरा परिवर्तन कर दिया था कि मैं सब चीज़ें अंदर ही देख सकता हूँ। जो तब तक दुनिया को देख रहा था, अब वो चीज़ वो अंदर देखने का जो शुरू हो गया था। मगर मैं इस वक्त यही भी कहना चाहता हूँ कि जो भी अनुभव मुझे मिला है महर्षि वेदात्री से, उन्होंने ये अनुभव किसी और दूसरे को नहीं दिया था। और जिस किस्म का अनुभव मुझे नहीं लगता है कि किसी ने किसी को दिया है। अगर दिया है तो मुझे ज्ञान में नहीं है। अगर मैं जानता हूँ कि ये अनुभव ने मुझे दिव्यांग तक और अखंड तक लेके आया है, वो रिसर्च में अब मैं दिखाने की कोशिश करूँगी कि मैंने कैसे पाया है। अब इस जो एक्सपीरियंस है मैंने दिखाया है कि मेरा जो अनुभव है वो मूलाधार चक्र से नहीं है, वो नाभि चक्र से है। क्योंकि मैं जब इनिशिएशन के लिए गया था तो ब्रेकफास्ट करके गया था। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि वो पेट, ऊपर के पेट, क्योंकि ये समाना प्राणा है, वो डाइजेशन के साथ है, वो स्टमक के साथ जुड़ा हुआ है। जब खाना आपका पेट में है तो आपकी कंसंट्रेशन कुंडलिनी वहीं जाएगी, उनको वो हर अंदर के काम को ठीक करवाने की कोशिश कर रही है, देखने की कोशिश करें। कुंडलिनी वहीं जाती है जहां उसकी आवश्यकता है, जो एक्टिव पार्ट है। तो खाना खाने के बाद जो एक्टिव पार्ट जो भी है वो डाइजेशन का है, इसलिए समाना प्राणा से मूव वहाँ थी। मगर इन महाशय ने, महर्षि वेदात्री जी ने उसे मस्तक लाने की कोशिश की थी। तो कुदरती बात है, जहाँ पे उसको होना चाहिए था वहाँ से लेकर आप ऊपर लेके आ रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी इनिशिएशन नहीं कीजिए, क्योंकि अंदर ही अंदर आपकी आत्मा ये करती ही रहती है। आपकी विचारधारा कुंडलिनी वहीं जाएगी जो आपके विचार है। अगर आपके विचार
शुद्ध है, संपूर्ण है, अखंडता है, तो वो कुदरत से हर सिस्टम को बराबर कर देगा। वो हो रहा है, हर में हो रहा है, और मैंने उसका अनुभव पहले किया है। इसके आधार पे मैं सब चीज़ों को समझ सकता था। ये एक इत्तेफाक है मैं जानने के लिए कि ये नहीं होना चाहिए। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं आपकी इनिशिएशन हुई है, मगर मैं यही कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। मगर ये अनुभव मुझे ये बताता है कि ये गलत चीज़ है। जो सिस्टम डाइजेशन के लिए था आप ऊपर लेके आ गए। अब इसके आधार पे क्या हुआ था, अब मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसका एक इफेक्ट हो गया था। उसके बाद मुझे सर का दर्द शुरू होना गया और 10 दिन तक मुझे सर का दर्द रहा। हर किस्म की दवाई मैंने ली, मगर किसी से कोई अंतर नहीं हुआ था। 10 दिन के बाद महर्षि वेतात्री जी वापस आए, तो मैंने उनसे कहा ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि मैंने अग्नि या इनिशिएशन की है, तुम शांति कर दो। तो उन महाशय ने मुझे बिठाकर अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा और पीछे से 3 बार नीचे लाए थे। सर ऊपर है, हाथ है, उसको स्लोली टॉप से बॉटम तक लेके आए। 3 बार करने में पूरे का पूरा सर का दर्द खत्म हो गया था। ये मेरे लिए ऐसा अनुभव था, अगर ये इंसान ऊपर लेके आते हैं मुझे दर्द होता है, वहीं स्टक हो जाता है, और ये सब नीचे लेके आ जाते हैं तो मैं ठीक हो जाता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। अब अगर मैं ये सीख लूँ तो अपने सारे जितने भी मेरे मरीज़ हैं सबका दर्द इस तरीके से अगर ठीक करूँ तो फिर मुझे उनको दवाइयाँ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसी इंटरेस्ट के लिए मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे बताएंगी और क्या सिखाना चाहेंगे, जिसको सीखने के बाद मैं हर इंसान का इलाज बिना दवाई के कर सकूं। ये एक बहुत बढ़िया ख्याल था, क्योंकि मेरे लिए हर पेशेंट एक देवता की तरह है। मुझे उनकी पूजा करनी है, मुझे उसको ठीक करना है। इसके लिए मैं मेडिकल कॉलेज में आया हूँ। सबको अपनी माँ बाप की तरह ही देखता हूँ, और ऐसे देखता हूँ जैसे मुझे देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम आगे सीखो। और उन्होंने क्या सिखाया था मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा था तुरीयातीतम मैं सिखाता हूँ। तुम्हारी आत्मा जो है सर के 1 फुट ऊपर होनी चाहिए। तो क्या एक सर के 1 फुट ऊपर पे ध्यान लगा के देखो कि तुम्हें क्या महसूस होता है। जब उन्होंने कहा था तो मुझे वहाँ पे एक चक्रा की तरह नजर आया था, एक फूल की तरह नजर आया था, लोटस फ्लावर की तरह ना, वो एक स्पाइरल की तरह है। अब उसको अनुभव करने के बाद क्या हुआ कि मुझे सिद्धि पावर्स आना शुरू करी। मैं जो भी कहता था वो हो जाता था, मगर उससे मुझे डर लग गया, क्योंकि मुझे कोई भी सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना है। और मैंने अक्सर देखा है कि जब लोगों को सिद्धि मिल जाती है तो फिर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, और उसके आधार पे पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, शोहरत बनाना शुरू कर देते हैं, दुनिया को दिखाना शुरू कर देते हैं कि मैं ही महा ज्ञानी हूँ, विज्ञानी हूँ, प्रज्ञानी हूँ, मैं दुनिया को बदल सकता हूँ, ये बदल सकता हूँ, ये बदल सकता हूँ। और मैं जितना ही समझता हूँ ये सब विचारधाराएं गलत हैं। हम ईश्वर की कुदरत, हम ईश्वर कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, मगर हमें नहीं करना है। हर इंसान को खुद अपने आप को ठीक करना है। इसलिए मैंने वो मेडिटेशन बंद कर दी थी। ये लगा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इससे गलती करेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए मुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रीइंकारनेशन मेरी बार बार हुई है और 22 स्टेजेस की है। इसलिए क्या करना नहीं करना है मुझे साफ है कि मेरी अंतरात्मा ही मैं है, मेरी वही आवाज़ है। मैं तो एक माध्यम हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, मगर मेरा जो गुरु है, मेरी अंतरात्मा मुझे बताता है तुम्हें नहीं करना है। ये चीज़ भी मैंने महसूस कर ली थी। अब उसके बाद मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्योंकि तब तक मैंने कुंडलिनी के बारे में, चक्रास के बारे में, नाड़ीज के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मुझे ग्रॉस ह्यूमन एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और सारे ज्ञान थे, मगर सूक्ष्म शरीर के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। मगर सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए मैंने 2 साल तक सारी किताबें पढ़ी, मगर एक ही नतीजे पे आया है कि जो भी किताबों में लिखा गया है वो गलत है, और जो भी देख रहे हैं उनमें और मेरे अनुभव में कोई तालमेल नहीं था, तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं थी। तो मुझे लगा कि ये
ज्ञान मुझे लोगों तक वैसा नहीं ले जाएगा जो मैं ले जाना चाहता हूँ। तो 2 साल पढ़ने के बाद मैंने किताबें पढ़ना बंद कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं। साइंस ऑफ योगा। तो मुझे लगा कि जो थियोरेटिकल किताबें हैं वो अलग बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो भी है योगासना, प्राणायाम, मेडिटेशन और त्राटकम मुझे खुद सीखनी चाहिए, अंदर ही अनुभव करना चाहिए, जैसे उन महाशयों ने मुझे एक एक्सपीरियंस दिया है। अब मैं योगासन से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, त्राटकम से क्या देख सकता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, उसके लिए मैंने 4 महीने का कोर्स लिया था। हर सुबह 4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए योगासन, 1 महीने के लिए प्राणायाम, 1 महीने के लिए मेडिटेशन, 1 महीने के लिए त्राटकम। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सीखा था और मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता था कि जितने भी डिफ़िकल्ट आसन भी थे मैं आसानी से कर लेता था। मेरे जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी, और ये भी एक मैसेज है दुनिया को देखना है कि आप अडॉप्टेबल होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, तो आप एक वृक्ष के उन पत्तों वालों में से होंगे जिसमें नम्रता है। जो उसमें पत्ते नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अडॉप्टेबिलिटी नहीं है, वो टूट जाएगा। तो आप भी नम्र बनिए, अडॉप्टेबल बनिए, समय के साथ चलिए। इसके आधार पे फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं। तो वहाँ पे मुझे इत्तेफाक से पहली बार पतंजलि योग सूत्र की किताब साइंस ऑफ योगा बाय आई.के. तैमनी मिली। उन्होंने उनसे किताब ली थी। एक ही रात में मैंने पूरी किताब पढ़ने के बाद मैंने उनसे दूसरे कहा जी सबसे बेहतरीन किताब है, अष्टांग योग है, इसमें इतनी साइंस है कि मुझे लगता है कि ये किताब का जो बीच का सेंस है बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने अष्टांग योग को समझने की कोशिश की थी कि पहला योग है वो यम है, उसमें 5 चीज़ें हैं, वर्च्यूज़ हैं। सत्य है, ट्रुथ है, अहिंसा है, नॉन वायलेंस है, अस्त्य है, नॉन स्टीलिंग है, और नॉन एक्सटिवनेस है, और ब्रह्मचर्य को मैं सेलिबेसी नहीं, ग्रेट कैरेक्टर कहता हूँ। अगर आपका ग्रेट कैरेक्टर है सब कुछ। मैं सेलिबेसी को इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं मानता हूँ कि ओजस का होना ज़रूरी है। ओजस होगा तो इंटेलिजेंस होगी, बुद्धि होगी, इंट्यूशन होगी, तेजस बनेगा, आप कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। आप फोर्सफुली ब्रह्मचार्य या सेलिबेसी को अडॉप्ट करेंगे, कुदरत के साथ खिलवाड़ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शादी, बच्चे, परिवार आपके लिए ज़रूरी हैं। सेलिबेसी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी जीवन का सत्य है, मगर इसकी मॉडरेशन, इसको समझना है, सिस्टम को जानना है, वो समझिए तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अब नियम की बात है तो पहले अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हर चीज़ में संतोष होना चाहिए कि यही चीज़ है, मुझे ये ज़रूरत है, नीड बेस्ड है, ग्रीड पे तक नहीं जाना चाहिए। और हर चीज़ को तपस्या की तरह देनी चाहिए, उसमें गर्मी हो, तर्क वितर्क करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद स्वाध्याय है, अपने आप को पूरा समझिए, सृष्टि को समझिए, हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, वो एक नियम आपको लाना है। और दूसरा ये मानना है कि आप कुदरत की देन है, तो कुदरत के साथ जुड़े रहिए, कुदरत को समझिए, फिर ही आप अपने आप को भी समझ पाएंगे। ये 5 चीज़ों ने मेरे डिसिप्लिन सोच को बहुत बढ़िया, पहले ने वर्च्यू दिए थे, ये डिसिप्लिन थे, समझने की प्रतिभाषा मैं समझ पाया हूँ। उसके बाद योगासना में 108 योगासनास हैं जो हठा योग बताते हैं, प्रदीपिका बताते हैं। मैं सबका वर्णन नहीं करूँगा, मगर मैं सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उसके आधार पे मेरे जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई थी। मैं आसानी से काफ़ी घंटों तक बैठ सकता था, काम कर सकता था, सरलता थी। सो फिज़िकल एक्टिविटी के कारण हर मसल में, हर बोन में, हर जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडाप्टिबिलिटी होनी, उसके लिए योगासना का करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी ले सकते हैं, ये तो हर भाषा में है, मगर जो भी है अवेयरनेस के साथ होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए, उस कुदरत के साथ जुड़ जाना चाहिए, वो ज़रूरी है। अब जब प्राणायाम की बात है, जब तक कि आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं होगी तब मन भी शांत नहीं हो, फिजिकल बॉडी, ये बहुत बड़ा ब्रिज है माइंड और फिजिकल बॉडी के बीच में। और जो हमारा पूरा सिस्टम 90 मिनट्स का है,
ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से जाता है। अगर लेफ्ट साइड से आप ब्रीथिंग शुरू करेंगे तो राइट साइड जाने में 45 मिनट्स लग जाएंगे और राइट से फिर वापस आने में 45 मिनट, पूरा 1.5 घंटे का है। शायद इसलिए ही राहु काल और दूसरे कॉलम को 90 मिनट्स का बनाया गया है और पूरे 12 घंटे में 8 कॉलम्स हैं। यहाँ पे भी मैंने साइंस को प्राणायाम से समझने की कोशिश की थी कि इसको समझ लें, आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। अलग किस्म के प्राणायाम्स हैं, मैंने वो सीखे थे, जाने थे, पहचाने थे। मगर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो चीज़ हमारे प्राणायाम सिखाने वाले थे कि उसे ब्रेथ को होल्ड कीजिए, मैं इसके खिलाफ हूँ, वो कुदरत के खिलाफ है, वो मत कीजिए। और करेंगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, बचाने की कोशिश करेगी, उसके लाभ के दर्द प्रॉब्लम होती हैं। और कुदरत के साथ चलना चाहिए, कुदरत के खिलाफ कभी नहीं चलना चाहिए। तो जो भी ब्रेथ रोकने की बात है वो मत कीजिए। अब आ जाता है प्रतिहरा। आपने पूरी दुनिया को देख ली है, बाकी आंखें खोल करके आत्मा को अंदर ले आइए। ये चीज प्रतिहरा है। दुनिया के साथ देख रहे हैं, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, सब कुछ है। आंखें बंद करने की कुछ नहीं होने वाला है। खोल के दुनिया को देखिए, मगर फिर आपकी आत्मा अंदर विथड्रॉ हो जानी चाहिए। वो सीखना है आपको। जिसने वो सीख लिया, इंद्रियों को काबू किया है, वही मैंने गीता में दिखाया है कि 5 हॉर्सेस हैं, 10 आंखें हैं, मगर कृष्ण भगवान ने उनको पकड़ के रखा है। मीन आत्मा अंदर की तरफ है, ले जा रही है, इंद्रियां अंदर की तरफ है, मन अंदर की तरफ है, सब आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जो समझ जाएगा वो प्रतिहरा को आसानी से समझ पाएगा। हमें बाहर की दुनिया में खिलवाड़ नहीं करना है। आगे जाते हैं धारणा, ध्यान और समाधि जो संयम है। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना है कि जितने भी हमारे गुरु हैं वो ये कहते हैं कि धारणा इज द कंसंट्रेशन फॉर ए शॉर्ट टाइम। में जो कुछ समय के लिए जो कंसंट्रेशन है उसे धारणा कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये विचारधारा भी हमारे योग के गलत है। इसलिए मैंने संस्कृत में पतंजलि योग सूत्र को दोबारा पढ़ा था। पढ़ने के बाद देखा था उसमें लिखा है देश जितनी टेरिटरी है उसमें बंदिश लगा दिए, उसमें एक बंदिश लगा दी, एक मार्क लगा दीजिए। और चेतना की बंदिश में मन ले आता है। आपने दुनिया को बाहर करके माइंड को अंदर ले आए हैं, उसमें रक्षित क्या कि तो वो बाहर नहीं जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन जो मेंटल एनर्जी अंदर ही होनी चाहिए, वही धारणा है, वही स्टेट है, वही काम एंड क्वाइट तरफ की आपको ले जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन शॉर्ट टाइम नहीं है, मगर वो मन अंदर आएगा, उसके बाद उसे बाहर नहीं जाना देना चाहिए। ये चीज़ भी मैं दुनिया को समझाना चाहता हूँ कि पतंजलि योग सूत्र वो कह रहे हैं कंसंट्रेशन फॉर शॉर्ट टाइम धारणा नहीं है, कंसंट्रेशन लॉन्ग टाइम ध्याना नहीं है। अब आते हैं ध्यान। जो भी चीज़ मन आपके अंदर है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आप देख रहे हैं उसके विषय को पूरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, तर्क वितर्क करने की कोशिश कीजिए, नेति वेति को जानने की कोशिश कीजिए। जब समझ पाएंगे तो आप अखंडता तक, प्रज्ञान तक पहुंच पाएंगे। तो ध्यान का मतलब कि ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, कंटेम्पलेशन के साथ अखंडता तक पहुंचिए, प्रज्ञान तक पहुंचिए, दिव्यांग तक पहुंचिए। वही आपको ध्यान की तरफ ले जाता है। जहाँ तक की बात है वो माइंड के साथ जुड़ी है, मन तक है। जो 8वीं स्टेज है वो समाधि है, इवन स्टेट ऑफ द माइंड। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पतंजलि योग सूत्र ये कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध, स्टॉप द फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड। जो माइंड को कंट्रोल करता है सारे क्लेशों को कंट्रोल कर पाएगा। तो जो अष्टांग योग हैं वो माइंड के साथ जुड़े हुए हैं, इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, अंतरात्मा के साथ जुड़े हैं। मगर उसके बाद का जो है उसमें तंत्र विद्या के बारे में, अंतर विद्या के बारे में, जस्ट स्क्रिप्चर्स के बारे में वो ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ माइंड को कंट्रोल करके ज्ञान तक लेने के लिए है, बस उतने तक ही है। ये अष्टांग में देख लिया। मगर एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो भी समाधि स्टेट में जाता है उसके 3 परिणाम होते हैं, निरोधा परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। जब ये 3 चीज़ों की जो डिस्क्रिप्शन उस पतंजलि योग सूत्र में है उसका यही है, वो अल्फा स्पिंडल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो 8 हर्ट्ज का है। वही पिक्चर मैंने दिखाने की कोशिश की है। शायद इसलिए मैं पूरे दिमाग में
8 हर्ट्ज की अल्फा फ्रीक्वेंसी इसी तरीके जिसकी पावर डबल है, कंप्लीट है, कर पाया हूं क्योंकि मैंने इसको समझा है। तो इसके आधार पे हम आगे बढ़ पाए हैं। अब आगे चलते हैं कि समाधि के भी स्टेजेस हैं जो तर्क वितर्क करके आपको आगे ले जाने के लिए रास्ता दिखा देते हैं। पहली चीज जो है, विचारधारा आपको आती है, उसकी रीजनिंग कीजिए, यह क्या सत्य है क्या गलत है, उस पर विचार कीजिए, तर्क कीजिए, वितर्क कीजिए। जो तर्क वितर्क करने की भावना है वो पहला स्टेज है। उसके बाद आप ऐसे स्टेज में आए कि आपने तर्क वितर्क करके एक सोल्यूशन पर पहुंचे हैं, वो कॉग्निशन आपकी संपूर्ण है। मगर उसके बाद एक विचार उभर के आएगा, ये ठीक है या गलत है। वो समझने के बाद जब आप ये बिल्कुल ठीक है, ये सोच भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो आप निर्विचार तक आ जाएगा। फिर आप समाधि पे जाएंगे जिसमें बीज है, एक ही बीज है। पहले बीज को समझने की पाएंगे, उसके बाद वो अंत तक भी खत्म हो जाए तो आपकी चेतना प्रज्ञान तक पहुंच जाएगी, अखंड तक पहुंच जाएगी, दिव्यांग तक पहुंच जाएगी। मगर जहाँ तक ये सोच विचार करने के तरीके हैं, वही इंसान की खूबियां हैं। जो इसको देख पाएगा वो आगे बढ़ पाएगा। अब इस चीज का अनुभव मैंने वो जो 4 महीने का कोर्स था उसमें किया था। उन्होंने, महाशय ने हमें कहा था कि हम कंडक्टेड चक्रा मेडिटेशन करेंगे। उन्होंने हमें बिठा दिया था एक्सरसाइज करने के बाद और इंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी। इंस्ट्रक्शन में ये था कि सबसे पहले ध्यान मूलाधारा चक्र में रहिए, एक रोशनी को देखिए। आप पिक्चर के नीचे देखते हैं कि वाइट स्पॉट है, कि मेरी कंसंट्रेशन वहां पे थी। उन्होंने थोड़ी देर के बाद उन्हें कहा कि इसे आप स्वादिष्ठाना चक्र की तरफ ले जाइए, तो कंसंट्रेशन को नीचे से ऊपर लेके आ जाइए, रोशनी वहां देखिए। उसके बाद थर्ड स्टेज में कहा था कि आप नाभि चक्र तक लेके आ जाइए, वहां पे देखिए, और मैं देख पा रहा था। उसके बाद अनाहता चक्र पे ले आइए, दिल की तरफ देखिए, वहीं महसूस कीजिए, मैं महसूस कर पा रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसे आप गले पे ले आइए। जब गले पे ले आया तो मेरे जर्क हुआ था सडनली। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी पूरे जिस्म के आगे पीछे रोशनी ही रोशनी है। जो अनुभव मैंने अंदर देखा था, अब मैं अनुभव को बाहर देख रहा हूँ। मेरे अंदर भी रोशनी है, मेरे बाहर भी रोशनी है। शायद ये जीवन का मेरा पहला वो अध्याय है जिसमें ऋग्वेद की सृष्टि के निर्माण से पहले शून्य था, डॉट था। डॉट कैसे सर्कल बना, स्फीयर बना, वो अनुभव किया था। मैं आज भी कहता हूँ जो डिवाइन मैथमेटिक्स है वो शून्य से शुरू हुआ है, जीरो में शुरू हुआ है। वो ऋग्वेद ही कहते हैं, उसे ही तमस कहते हैं, जिसे नहीं समझा है। तो हमारे जो मैथमेटिक्स है वो जीरो से शुरू होता है। जीरो बाद में आर्यभट्ट ने नहीं दिया था, शुरू ही जीरो से है। उसमें से एक निकलता है, फिर दो निकलते हैं, फिर तीन निकलते हैं, फिर चार निकलते हैं, फिर पांच निकलते हैं, 6, 7, 8 और 9। मगर शून्य जब शुरू में है, इसकी वैल्यू दुनिया समझ नहीं पाएगी। जब शून्य के आप नंबरों के बाद लगाएंगे, उसकी बात बढ़ती जाती है। शायद उसे ही इन्फिनिटी तरीके से देखा जा सकता है। ये अनुभव मैंने 92 दिसंबर में ही कर लिया था। अब इसे मैं आगे दिखाता हूं। आप देखिए, इसमें मैंने वो अंदर भी देखा है, 5 चक्रों को भी देखा है और बाहर भी देखा है। शायद यही मेरा पहला अनुभव शून्य का था, वाइट आरा का था। और जब ये अनुभव होने के बाद, सबके जाने के बाद, मैंने महेश जी के साथ देखा है कि जी समझाने की कोशिश की थी। तो मैंने कहा था कि ये मेरा अनुभव हुआ है। तो वो महाशय मुझसे कहने, ये विषय किसी और को मत बताना, नहीं तो समझेंगे कि तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो, गलत हो। ये विचारधारा लोगों में आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा था ये तो मेरा अनुभव है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अंदर भी वाइट देखा है, बाहर भी देखा है। ये अनुभव तो जठा नहीं है मेरी, ये फ्लक्चुएशन, मैं डॉक्टर हूँ। मगर वो समझ नहीं पाते कि इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग योग या देश सिखा रहे हैं वो अधूरे हैं, उनका ज्ञान अधूरा है, वो संपूर्णता नहीं दे पा रहे हैं। और मैं अकेला सारी दुनिया का कल्याण नहीं करता, इसलिए मैं ये न्यूज़ में दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा अनुभव है।
पर इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये टीचर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। मगर आज मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो स्किन, आंखें और नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बनता है। 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जो एक्टोडर्म से ही आंखें बनती हैं, इससे नर्वस सिस्टम है, इसमें देखने की क्षमता है, सारी सेंसेस इसके साथ ही हैं। स्किन में भी वही है, टच है। आप स्किन के सेल को भी देखने के लिए तैयार कर सकते हैं, वही मैंने देखा है, ये कोई गलत नहीं है और किया जा सकता है। कल अंधेरों को दिखाने के लिए उनके स्किन सेल को भी आप ट्रेन करके एक रोशनी की तरह बना सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये एक न एक दिन होने वाला है, मगर ये उन साइंटिस्ट को करना पड़ेगा जो उस विषय पे काम करते हैं। मेरा तो एक थ्योरी देने का इरादा है, मैं वो कर पा रहा हूँ और खुशी से कर रहा हूँ। अब इसके आधार पे जो मैंने अनुभव किया था कि अब वो अनुभव हो गया है, अब मैं उसमें से बाहर आ गया हूँ। तो 9th स्टेज जो आता है वो चक्रल योग है, जिसपे कुंडलिनी चक्र नाड़ियों के बारे में है। अब दुनिया कहती है कि 7 चक्रस हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहता, विशुद्धि, अजनिया, सहस्रार। और मैं जानता हूँ वो 7 चीजें बाहर की हैं, अंदर की नहीं है। वो एक सिंप्लीफाइड ये है दिखाने की कि 7 अपनी इंपॉर्टेंट है, रोशनी के भी 7 हैं, दिन भी 7 हैं, सब कुछ है। तो मैं बाहरूनी तरीके से देखता हूँ। मैं जब तक चक्रों की बात जिस्म के अंदर आती है, वो 7 नहीं है, दे आर 10.3441। ये मैंने अनुभव किया था अंदर, जिसके आधार में मैं कहता हूँ कि अंदर 10+ चक्रास हैं। अब दुनिया जब डायमेंशन की बात करती है तो वो स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें जिसमें 11 डायमेंशन है, मैं कहता हूँ वो भी गलत है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि विष्णु भगवान ने 10 दशा प्राप्त है, वो भी अपनी तरह ठीक है। 11 के बीच का जो नंबर है वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ को 3 दिशाओं को देख सकते हैं। रोशनी और टाइम को, स्पेस को महर्षि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिखाया था, वो चौथा है। मगर मैं 10 की 10 डायमेंशन को अपने दिमाग में देख सकता हूँ। मुझमें, मेरे दिमाग में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा पावरफुल है। मैं आंखों के अंदर अनुभव या आत्मा के माध्यम से आरबीसी को भी ऐसा देखते हैं जैसे वो बड़े डांसिंग की तरह हैं, और कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सारी मैंने देखी हैं। शायद यही मेरा सौभाग्य है कि मैं अनुभव के आधार पर दुनिया को देख सकता हूँ और बता रहा हूँ। अब उसके बाद मेरा सौभाग्य है कि दिसंबर 1993 में मैंने महर्षि, हमारे स्वामी सुखबोधानंद जी बेंगलोर के हैं, वो प्रोग्राम करते हैं। उनके प्रोग्राम के लिए मैं बेंगलोर के पास एक हिल स्टेशन में गए थे। वहाँ 4 दिन का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के माध्यम में मैंने कुंडलिनी का जागृत होना, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को जानने का सौभाग्य मिला था। मगर उसका जो असर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर के दोनों तरफ आरा भी देख सकते हैं, और सिर के ऊपर आप एक ट्रायंगल ज्योति भी देख सकते हैं। ये किसी और की पिक्चर में नहीं था, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि 4 दिन की तपस्या से जब मैंने ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की देखा था तो आरा भी इतना पावरफुल हो गया था कि कैमरा की पिक्चर में भी आ गया है, और मेरे आगे पीछे है। स्वामी जी के पास भी नहीं है और पीछे वाले के पास भी नहीं है, और किसी और के पिक्चर में नहीं था। शायद यही दिखाना चाहता हूँ कि जब आपकी तपस्या ठीक है, आप अंदर की तरफ हैं, तो आप अनुभव कर पाएंगे। अब इसके आधार पे जब आत्मा को मैंने अंदर महसूस किया था कुंडलिनी योग के माध्यम से कि कुंडलिनी जागृत हुई है, उसके बाद ब्रह्म नाड़ी के अंदर मैं अंदर को समझ पाया। आप काफ़ी जो लोग 7 सतचक्र निरूपण एक 7 बात कहते हैं, वो बाहर का है, मगर उसी किताब में वो कहते हैं कि अंदर की तरफ जब ओजस तेजस में बदलता है तो वो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, फिर सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वाणी नाड़ी है जिसे मैं सब ड्यूरल स्पेस में कह रहा हूँ, वो मैंने अनुभव किया है। उसके बाद वाइट मैटर है जिसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है, फिर चंद्र नाड़ी है, ग्रे मैटर है, उसके अंदर ब्रह्म नाड़ी है, उसके अंदर वेंट्रिकल्स हैं। जब आत्मा अंदर चली जाती है तो अंदर से आप पूरी सृष्टि को देख सकते हैं, फिर जाके अखंडता उभर के आती है। ये अनुभव सतचक्र निरूपणा में भी है और तैत्तिरीय उपनिषद में भी है, काफ़ी उपनिषद में है। जो इंटरनलाइज करते हैं
वही 10 को देख पाएंगे। ये चीज़ मेरा अनुभव, इसके आधार पे मैंने कुंडलिनी योग को, पतंजलि योग से अष्टांग को कुंडलिनी योग, फिर कुंडलिनी योग से अखंड योग तक 10 के साथ लेके आ गया था। यही मेरा अनुभव है, इसलिए शायद मेरे लिए दुनिया को दिव्य दिन आसान, क्योंकि मेरा अनुभव ही था, तब मैं कुदरत के साथ जुड़ गया था। अब आगे चलते हैं। और मैं जानता हूं कि जब कुदरत साथ देती है तो चीज़ें खुद ब खुद बन जाती हैं। मैं आज भी कहता हूं कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है प्री डेस्टिन है, वो कुदरत वही करवा रही है जिस लेवल तक आप रेडी हैं। अगर आपको ये देख रहा है तो जिसका असफर आपने पहले किया होना चाहिए, पहली बार नहीं कर पाएंगे। और मैं जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि मेरी री इनकारनेशन के 22 स्टेप हैं, मेरी सारी दुनिया को पहले ही देख चुका हूँ। तो इस जन्म में वो अनुभव एक जिस्म में इकट्ठा है ताकि दुनिया को दिव्यांग देना था। तो मेरा सफर था, होना था। तो हर चीज़ भी जब जब जो जो होनी है वैसी हो रही थी। जब मैंने इसे अनुभव किया था तो मेरी मुलाकात प्रोफेसर ए नमचिवायम, जो मेरे टीचर थे मद्रास मेडिकल कॉलेज, जिन्होंने मुझे फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, उनके साथ हुए। तो बातें करते करते उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं ठीक है। तो वो एक सिंपोजियम मद्रास मेडिकल कॉलेज में बना रहे थे ऑन स्लीप। तो क्या मैं इनके सिंपोजियम को स्पॉन्सर कर सकता हूँ? मैंने उनसे कहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मुझे इतना पढ़ाया है, योग्य बनाया कि मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और आप मुझे कह रहे हैं कि इसको करना, और वैसे भी मैं दानवीर था, तो स्पॉन्सर करने के लिए हम चले गए। तो फिर मैंने जो वहाँ पे जो डिस्कशन के आधार पे मैंने उनसे कहा था कि ये मेरा अनुभव है। तो कह रहे ये तुम्हारा अनुभव है तो बहुत बढ़िया है, तो क्यों ना हम ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट जो एक्सपीरियंस है उसको ऑब्जेक्टिवली टेस्ट करके आगे ले जाते हैं। तो क्या है, मद्रास यूनिवर्सिटी में पीएचडी में डालने के लिए हमने 93 में लिखा था। मगर अफसोस की बात है कि 93 में उनके पास आगे ही 10 स्टूडेंट थे। तो यूनिवर्सिटी ने कहा था 10 से आप नहीं रख सकते, जब एक दो निकल जाएंगे तो आप इनको लेते। तो मुझे उसके लिए 2 साल के लिए फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करना पड़ा था। मगर हमने रिसर्च 93 में ही शुरू कर दी थी। तो उनके रिकमेंडेशन पे अनऑफिशियली ही मुझे परमिशन दी गई थी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, जो कार्डियोपल्मोनरी में मद्रास की सबसे बेहतरीन लेबोरेटरी है, और सर मद्रास यूनिवर्सिटी में मद्रास मेडिकल कॉलेज में ईजी लैब में इक्विपमेंट है। तो रिसर्च करना शुरू कर दिया था। तो मेरी रिसर्च 93 में शुरू हो गई थी। अब उसके आधार में क्या हुआ था मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मगर वहाँ दिखाने के बाद मैं ये कहूँ कि जितने भी बायोफिजिकल पैरामीटर्स थे उनमें मैंने कोई चेंज 2 साल में नहीं देखी थी, मगर ईजी में चेंज देखी थी। तो मगर ईजी को समझने के लिए पहले नॉर्मल ईजी क्या है, दुनिया क्या कहती है, मैं वो समझाना चाहता हूँ। ईजी के जो साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग है वो 10.5 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी पोस्टीरियर ब्रेन, जैसे विजुअल कॉर्टेक्स है या पैराइटल है, उसमें देख सकते हैं। वो भी तब जब आपका मन शांत हो, आंखें बंद हो और दूसरे ब्रेन में नज़र नहीं आती हैं। ये साइंस का एक कंक्लूशन है 100 साल के बाद। अगर सोचना शुरू करेंगे अल्फा बीटा बन जाएगी, आंखें खोलेंगे अल्फा बीटा बन जाएगी। उसे ही साइंस वाले अल्फा ब्लॉक और डिसिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्फा कहते हैं। ये दुनिया का ज्ञान है। अब एवरीथिंग इज लाइक दैट। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 93 में आप जैसे नीचे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये जो अल्फा फ्रीक्वेंसी है मेन में लिखा है, वो आंखें बंद करके और आंखें खोल करने में ये देख सकते हैं कि अल्फा की फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीट्यूड है कम है, मगर बंद करने के बाद वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, उसमें दोबारा अल्फा नज़र नहीं आती है, बीटा है। वो 10.5 हर्ट्ज था। ये मेरा 93 का ईईजी है। मगर 2 साल की तपस्या जो मैंने कुंडलिनी योग या अखंड योग की कर रहा था, उसके आधार पे जो 95 का है, तो आप देख सकते हैं कि अल्फा जो फ्रीक्वेंसी राइट में है उसका एम्पलीट्यूड बेटर है। और जब मैं सोचता हूँ कि मुझे आंखें खोलनी है, वो चीज़ आप फ्रंटल में भी देख रहे हैं, दूसरे देख रहे हैं। मगर सबसे खूबी ये है कि वो अल्फा फ्रीक्वेंसी वापस आ जाती है। उसका एम्पलीट्यूड इतना नहीं है जितना पहले था आंखों के बंद, मगर फिर भी है, शक्ल है। तो इसका मतलब कि मैं जो
ईईजी का रिजल्ट इंटरनेशनली हैं, उसे चैलेंज कर रहा हूं। आई एम एबल टू प्रोड्यूस अल्फा फ्रीक्वेंसी आफ्टर ओपनिंग द आईज एंड देन रिड्यूस इट टू स्लोली फ्रॉम 10.5 से करके आप 8 तक लेके आ गया हूं। इसका मतलब जी साइंस कहती है कि वो आपका ब्लूप्रिंट है, वो नहीं है। आप तपस्या से, कुंडलिनी योग से, अखंड से अपने ईजी को भी बदल सकते हैं और कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। ये अनुभव मैंने किया था। ये इतना सोचा कि उसने हमें और मेरे प्रोफेसर नमचौन साहब को और सारे डॉक्टर कमेटी खुश हो कि एक अच्छी सोच है, अब इस सोच को आगे ले जाने के लिए हम करते हैं। तो उसके लिए फिर एक प्रोसेस शुरू इनिशियल स्टेज में किया था कि मैंने वो 30 ऐसे लोगों को लेके उनसे रिजल्ट निकाले थे, मगर देखने के बाद उनमें वो चिंतन नहीं आए थे जो मैं कर पा रहा था। ये एक चीज़ थी कि मैं आसानी से कर पा रहा था, दूसरे नहीं कर पा रहे थे। ये एक विचारधारा भी अपने आप में ख्याल थी कि जिसको तपस्या करता है वही कर पाएगा, बाकी जब तक उसका इंद्रियां मन शांत नहीं है वो नहीं कर पाएगा। अंतरात्मा के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये एक अच्छी विचारधारा थी। तो फर्स्ट रिसर्च चैलेंजेस जो मैंने कहा दिया था कि अब मेरे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस आ गई है। मैं देख रहा हूं कि अल्फा फ्रीक्वेंसी है, मगर अल्फा फ्रीक्वेंसी को क्वांटिटी में बदलने के लिए कन्वेंशनल ईईजी काम नहीं करता है। तो इसके लिए उसको पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस में बदलने का काम हमने सोचा था। मगर अफसोस की बात है कि तब मैं 93, 95, 98 की बात कर रहा हूँ, चेन्नई के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस नहीं था। आप आगे देखिए कि कुदरत क्या है। मैं जब सोचने के बाद, बात करने के बाद एक दिन मेडिकल दुकान पे चला गया जो मेरी क्लिनिक के बिल्कुल साथ में था। तो मैंने उस डॉक्टर AC गंगाधर से कह रहा था मुझे ये चाहिए, कोई यहाँ पे कोई EEG पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस करता है। कहता क्या है, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं आपके GH में बना सकता हूँ, मैं सारे काम मैं खुद ही कर दूंगा। वो मेरा वैसे भी आभारी था कि उसकी मेडिकल कॉलेज जो दुकान थी, मेरी क्लिनिक की प्रैक्टिस नहीं चलती थी। मुझे बड़ा खुश आया, तो आपने मेरा काम कर रहे हैं तो मैं आपका काम करूंगा, तो देखते हैं कि हम क्या करते हैं। ये भी कुदरत की देन है। जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है और प्री डेस्टिन्ड है, उसके लिए चीज़ें खुद ब खुद बन जाती हैं, उसको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब आगे चलते हैं। तो अब मैंने एक नई रिसर्च मेथडोलॉजी बनाई थी कि धारणा, ध्यान और समाधि, संयम को ध्यान में रखते हुए। धारणा मीन उसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं है, वायाना के बारे में है। ध्यान है कि कंसंट्रेशन ऑफ पेल्विक रीजन में है जब मूलाधार चक्र में है। और समाधि है कि कंसंट्रेशन ऑन टॉप ऑफ द हेड और सहस्रार चक्र में है। उसके बाद मैंने 2-2 मिनट के EEG लिए थे, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए और आंखें खोलने के लिए 2 मिनट के लिए। फिर उसको एनालाइज करके हमने जो रिपोर्ट बना ली थी, मैं अब उसे दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ये देखिए, सबसे पहले ये थी कि मैं सहस्रार में एक फ्रीक्वेंसी 9 और 10 के बीच में बना पा रहा था शुरू में, जब मैं PhD कर रहा था। आज तो मैं 8 के पास हूँ, मगर बाकी जो बाकी कंट्रोल सब्जेक्ट थे वो नहीं कर रहे थे। वो नीचे देख सकते हैं, मेरे में वो येलो लाइन देखिए, वो सहस्रार में है। वो ध्यान और धारणा में नहीं है, सिर्फ समाधि में ही है, क्योंकि कंसंट्रेशन दिमाग में है। और यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप दिमाग में हैं तो अखंडता को पा सकते हैं, क्योंकि इसके आधार पर आप दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं। अब जो EEG हमने लिया था विद ओपन आइज, क्लोज्ड आइज, दोनों एक जैसे थे। आप देख लीजिए, मेरे जो पावर स्पेक्ट्रम है और कंट्रोल का जो पावर स्पेक्ट्रम, दोनों एक जैसे ही हैं। ये क्लोज्ड आइज के साथ है। उसमें अल्फा पिक्स देखे गए हैं विद आइज क्लोज्ड। बट अगर जब आंखें खोलता हूं तो आप देखिए मेरी पावर ज़्यादा है, मगर मैं अल्फा को प्रोड्यूस कर पा रहा हूं। बाकी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट थे वो नहीं कर पा रहे थे। उनका EEG नॉर्मल EEG दूसरों की तरह था, मगर मैं अल्फा फ्रीक्वेंसी को बना रहा था। ये वो चीज़ उभर के आई थी PhD में, जिसके आधार पे इसे हाईली कमेंडेबल वो कहा गया कि जो न्यूरो साइंस को मैंने चैलेंज किया कि जो आप न्यूरो साइंटिस्ट दुनिया के कह रहे हैं वो गलत है। एक इंसान अपने इंद्रियों को, मन को
ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बदल सकता है और दिमाग में अल्फा फ्रीक्वेंसी ला सकता है और कुदरत के साथ जुड़ सकता है, ये पहला एक अनुभव है। शायद आज भी किसी ने इस तरीके से नहीं देखा है और मुझे भी कभी भी ये करने के लिए कभी मौका भी नहीं मिला, किसी ने मुझे इजाज़त भी नहीं दी। अब उसकी फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए और इंडिविजुअल देखे थे, उसमें मैंने देखा था कि 10.5 हर्ट्ज से करके यहाँ पे 9+ तक आ गया हूँ और आज मैं 8 पे हूँ। अब इसके आधार पे मैंने ये महसूस किया है कि जो आउटर 3 लेयर्स ऑफ न्यू कॉर्टेक्स हैं, जिसका मतलब किसी न्यूरो साइंटिस्ट को पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो बाहर की है उसका क्या मायने है। मगर मैं जानता हूँ कि मैंने महसूस किया है, उसके आधार पे मैं आकाश कोश के साथ जुड़ा हूँ। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आकाश कोश से मिलती है, उसमें आज भी पूरे का पूरा ज्ञान संपूर्ण है। शुरू से क्या था, आज क्या है, कल क्या होने वाला, सही से वहीं से मेरी इन्फॉर्मेशन के, वही मेरी इंटरनेट है, वही मेरी एंटेना है, वही मेरा आधार है। अब इसके वो अनुभव के आधार पे बाद में ये 2018 के बाद मैंने जो चटनड़ यूनिवर्सिटी में निकाले थे, जो आंखें बंद करके मैं 8.5 हर्ट्ज थ्रू आउट द ब्रेन बना पाए हूँ, जो आज तक इतिहास में दुनिया में किसी ने नहीं किया है। मैं पूरे 64 आर्ट्स में या 16 चैनल में पीक जो है 8.5 है, आंखें बंद करके। आंखें खोलने के बाद वो 8 में बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आकाश कोश की जो फ्रीक्वेंसी है 7.83 टू 8.73 है। अगर वो फ्रीक्वेंसी और आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट ब्रेन एक ही है, तो आप उसके साथ जुड़ के पूरे का पूरा ज्ञान वहाँ से ला सकते हैं और दुनिया को ज्ञान दे सकते हैं। दिव्य उसका ही आधार है, अखंड भी उसी का आधार है। जब आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, आप एक साथ हैं, तो आप समझ लीजिए कुदरत जिस लिए आपको भेजा है वो काम खुद खुद हो जाएगा। आप सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं। मगर माध्यम को जितना ही है कि मुझे ईश्वर पर विश्वास करना है, सच्चाई ईमानदारी पर विश्वास करना है और सत्य को सत्य बताने की कोशिश करनी चाहिए। शायद इसलिए बचपन से लेकर आज तक, क्योंकि 7 साल में मैंने कोई भी काम नहीं सीखा था, कुदरत के साथ जुड़ा हूँ। मेरा गुरु अंतरात्मा है और अंतरात्मा ने ही मुझे पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आउटस्टैंडिंग है। आज मेरी जो सीवी है, प्रोफाइल है, वो अपने आप में मिसाल है। बाकी लोगों की पीक्स एंड वैली से जाता है, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी आगे हैं, कभी पीछे हैं। अगर आप मेरी प्रोफाइल को देखेंगे, एक एरोप्लेन की तरह है जो सिर्फ आगे आगे ऊपर ही जा रही है, नीचे का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और इसके आधार पर शायद मैं इतना ज्ञान पा पाऊँ, क्योंकि आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, आपका गुरु अंदर है, आपका गुरु ही आप बता रहा है कि ये क्या सत्य है, तुम्हें गलत करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, करते चलते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब इस अनुभव को मेरे प्रोफेसर नमोचार्य ने, जो मुझे 40 साल से जानते थे, जिन्होंने न्यूरो साइंस, न्यूरो फिजियोलॉजी मद्रास मेडिकल कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाई थी और PhD मेरे गाइड थे, उनका कहना है कि शिवभूषण शर्मा सब चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं। कोई भी रिसर्च को शुरू से शुरू करके अंत तक, संपूर्ण तक ऐसे अकेले लेके जाते हैं, वो अपने आप में मिसाल है। शायद इसके लिए ये एक रिसर्च पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस है जो दुनिया में पहली बार किया गया है, जिसके ज्ञान पहली बार है। इस हाईली कमेंडेबल है, ये यूजुअल है, अनयूजुअल है, पाथ ब्रेकिंग है, ओरिजिनल है। ये सब उन्होंने मेरे रिजल्ट के आधार पे, काम के आधार पे और सारी कम्युनिटी के आधार पे ही मुझे दिया था। मैं आज भी मानता हूँ ये टेस्टिमोनियल मेरे लिए बहुत माननीय है, क्योंकि ये उन्होंने लिखा है जो मुझे 40 साल से जानते हैं और महाज्ञानी हैं, वो सत्य पे चलते हैं। उन्होंने मुझे पूरी इजाज़त दी, ये तुम्हारा रिसर्च है, तुम ही कॉग्निशन हो, तुम्हारा ही अनुभव है, तुम ही इसको डिज़ाइन करोगे, तुम ही करोगे। तो उन्होंने कहा था कि मेरा एक ही काम है कि ये साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वही मेरा काम है। मैंने उनसे यही कहा था, क्या ये दुनिया के साइंटिस्ट लेंगे या ना लेंगे। मुझे पता है कि एग्जामिनेशन से पहले उन्होंने पूछा था कि क्या ये मैं थीसिस किसी योगा टीचर को भेज सकता, तो मैंने कहा था बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उन साइंटिस्ट को भेजिए जो मैथ्स को जानते हैं, फिजिक्स को जानते हैं, केमिस्ट्री को जानते हैं, बायोलॉजी को जानते हैं, उनका संपूर्ण ज्ञान है, उनको भेजिए, वो समझ पाएंगे। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उनके पास भेजने की कोई ज़रूरत है कि इनको पता ही नहीं है। शायद इसलिए ही
मेरे जितने भी थीसिस एवेल्युएशन के लिए ग्रेट साइंटिस्ट के पास, फिजियोलॉजिस्ट के पास गए थे। एक अमेरिका में था, एक कलकत्ता में था, और बाकी वाले। मेरी खुशी है कि हर चीज़ उस तरीके से चली जो संपूर्णता के साथ थी। अब आप सब चीज़ को मैंने इसमें अंत में डाल दिया, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।